आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये सीरीज़ हमारा स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो DSSB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और हम सभी ने जैसा कि सुना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर DSSB की कई सारी वैकेंसी आने वाली हैं। उसमें आपका PRT, TGT एंड PGT शामिल है। और कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम ऐसा नहीं हो सकता जिसमें पेडागोगी एंड CDP से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना। तो जब इन क्वेश्चनों की संभावना इतनी अधिक है और स्पेशली फॉर PRT टीचर, पेडागोगी और CDP वाला जो पोर्शन है वो एक अलग से पेपर 2 के नाम से जाना जाता है, जिसे जो 100 मार्क्स का आता है। तो उस स्पेसिफिक पेपर के लिए पेडागोगी पढ़ना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप पेडागोगी एंड CDP की प्रैक्टिस डेली कुछ के फॉर्म में करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है पेडाकुज, हम डेली रात को यहाँ 9 बजे 10 बजे नहीं 9 बजे हम रात को एक कुछ कंडक्ट कराते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। आपको पर क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड दिए जाएंगे और कुछ ख़त्म होते ही आपका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। इससे आप डेली बेसिस पर अपनी प्रैक्टिस को एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी पियाजे की किस अवस्था में देखने को मिलती है। तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप 5 सेकंड का पॉज लें, वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर खुद से दें, बाद में मेरा आंसर सुनें। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी पियाजे की दूसरी अवस्था में देखने को मिलती है। अब लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी है क्या? इसमें आप बच्चे को, जैसे अगर आप बच्चे को बताते हैं कि एक बोतल है, मान लो ये फ्रूटी या माजा की बोतल है, और अगर बच्चा इसको पीने की ज़िद करता है और आप बोतल की बजाय उसके सामने कहते हैं नहीं बोतल में बच्चा मत पिए, और आप उसे एक गिलास में डाल के उसे देने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा लेगा नहीं। क्यों? उसे ये लगता है कि जो बोतल में उसकी फ्रूटी या माजा भरी हुई है वो गिलास में डालने से कम हो जाएगी। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है इस अवस्था में कि चाहे वो बोतल में भरी हो या वो ग्लास में, होगी वो उतनी, अमाउंट उसका सेम ही रहेगा। तो इसे हम कहते हैं लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक कल्पनात्मक भय किस आयु तक गायब हो जाता है। ये है 12 साल। कई लोग इसे 10 साल भी लगाते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इसे 12 साल लगाना बेहतर है। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों कल्पनात्मक भय समाप्त हो जाते हैं? इसका मेन रीज़न है तर्क का आ जाना। जैसे ही बच्चे में तर्क का विकास होता है, उसमें से जो कल्पनात्मक भय हैं उसके मन में भरे पड़े हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साथी समूह में मित्रता और सहभागिता का विकास किस आयु तक हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो लोग अपने पीयर ग्रुप में जाना किस आयु में स्टार्ट कर देते हैं। बर्थ से 2 ईयर, 2 से 6, 6 से 12 या 12 से 18। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है 6 to 12। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, कि 6 से 12 साल के बच्चे को हम किस अवस्था के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मैनी फ्रेंड्स कैन बी अ 4 ईयर चाइल्ड हैव। 4 साल के बच्चे के कितने दोस्त हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 2। 4 साल के बच्चे के 2 दोस्त हो सकते हैं। अगला है, विच इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्री स्कूल करिकुलम। प्री स्कूल करिकुलम का इनमें से कौन सा एक मेन इंटीग्रल पार्ट है। तो जो प्री स्कूल करिकुलम का मेन इंटीग्रल पार्ट है वो प्लेइंग है। अब हो सकता है कि कई लोग स्टोरी टेलिंग को भी इसका पार्ट मानते हो, बट यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि प्लेइंग जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसकी में आपकी सिंगिंग भी आती है, आपकी स्टोरी टेलिंग भी आती है, और अगर आप करवाना चाहें, वैसे प्री स्कूल का बच्चा कभी रीडिंग तो कर ही नहीं सकता, तो ये ऑटोमेटिकली आपका कट हो जाता है। तो प्लेइंग में आपका सिंगिंग प्लस स्टोरी टेलिंग दोनों शामिल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दूसरे बच्चों के साथ सामाजिक संपर्क की शुरुआत किस आयु में हो जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है 2 से 3 साल। अब इस आयु को वैसे जन्म से 2 वर्ष को शैशवावस्था माना गया है। जैसे ही बच्चा शैशवावस्था से निकलकर अर्ली चाइल्डहुड में एंटर करता है, तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक संपर्क में आना शुरू कर देता है। उसका रीज़न क्यों है? क्योंकि वो चलना सीख गया होता है। कुछ
उसके शब्द भंडार में शब्द भी आ चुके होते हैं, जिससे वो बाहरी दुनिया से इंटरेक्शन करना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिमाग किस आयु तक परिपक्व आकार को प्राप्त कर लेता है। इसका उत्तर है कि 4 से 6 साल। और हमारे एनसीईआरटी में भी कहा गया है कि 6 साल की उम्र तक हमारे ब्रेन का 85% हिस्सा डेवलप्ड हो चुका होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द बेस ऑफ इन्फेंट्स बिहेवियर, कि जो शिशु है उसके स्वभाव का बेस आधार क्या है। इमोशन है, इमिटेशन है, सजेशन है या बेसिक इंस्टिंक्ट है। तो इन्फेंट है, उसके जो बिहेवियर का बेस है वो बेसिक इंस्टिंक्ट को माना गया है। इनको ही पियाजे ने रिफ्लेक्सेस का नाम दिया है। जो बच्चा जन्मजात सीख के पैदा होता है, जैसे सकिंग हो गया, जो अंगूठा बच्चा चूसते रहते हैं उसको सकिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित है, नेचर पर, नर्चर पर, बोथ या नन। तो जो पियाजे का सिद्धांत है वो दोनों पर, पियाजे ने नेचर की भी बात करी है और नर्चर की भी बात करी है। पियाजे का कहना था कि बच्चे में मैच्योरिटी भी आना अनिवार्य है विकास के लिए, और साथ ही साथ उसका सामाजिक परिवेश से इंटरेक्शन भी अनिवार्य है। तो यहाँ पियाजे ने इन दोनों की बात करी है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं कहूँ कि वाइगोत्स्की ने किसकी बात करी है, तो वाइगोत्स्की ने भी नेचर को भी माना है और नर्चर को भी माना है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हेरिडिटी के संबंध में सही है। ये पैटर्न DRLSB में पिछले साल से देखा जा रहा है, तो जब ये नया ट्रेंड है तो इसकी प्रैक्टिस करना भी अनिवार्य होता है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हेरिडिटी के संबंध में सही है, यह जुड़ाव बच्चों से संबंधित है, यह बच्चों के लिंग से जुड़ा है, यह बच्चों के शारीरिक गठन से संबंधित है। A+B, B+C, A+C ऑल। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल। बेशक कई लोगों ने इसका आंसर ऑल दिया होगा, बट मैं यहाँ आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा जिससे आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि जहाँ कहीं भी हेरिडिटी से रिलेटेड बात आए तो आपको ये देखना ही पड़ेगा कि वो सारी चीज़ें हेरिडिटी में शामिल होंगी जिनमें कहीं ना कहीं क्रोमोसोम्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो इस बात क्योंकि क्रोमोसोम्स की वजह से बच्चा जुड़वा देखे जा सकते हैं, जिनको आप देखा होगा मोनोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक होते हैं। इनसे बच्चों के लिंग का भी निर्धारण होता है क्रोमोसोम्स की वजह से, शारीरिक गठन भी हमारा हेरिडिटी में आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑल। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग प्रॉक्सिमो-डिस्टल ट्रेंड इन फिजिकल डेवलपमेंट इज इन एन इन्फेंट वुड फर्स्ट। तो जो आपने पढ़ा होगा जब डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्शनल का प्रिंसिपल पढ़ते हैं, जिसमें एक सेफेलोकॉर्डल दूसरा प्रॉक्सिमो-डिस्टल होता है। तो सेफेलोकॉर्डल आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि कोई अगर बालक है और अगर वो सिर से धड़ की ओर जा रहा है तो इसे कहेंगे सेफेलोकॉर्डल, और अगर कोई चीज़ केंद्र से परिधि की ओर जा रही है तो वो होगा प्रॉक्सिमो-डिस्टल। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया है कि अकॉर्डिंग प्रॉक्सिमो-डिस्टल ट्रेंड इन फिजिकल डेवलपमेंट इन एन इन्फेंट वुड फर्स्ट। जो इन्फेंट है उसमें किस चीज़ का विकास पहले होगा, एब्डोमेन मतलब पेट का, हेड का मतलब सिर, आर्म मतलब भुजाएं, लेग्स मतलब पैर का। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्म्स। अनुवांशिकता हमें विकसित करने के लिए क्षमता देती है, परंतु इन क्षमताओं का विकास करने के लिए अवसर पर्यावरण से ही मिलना चाहिए। यह किसका कथन है? यह कथन है लैंडिस एंड लैंड का। ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा कि अनुवांशिकता हमें विकसित करने के लिए क्षमता देती है, परंतु इन क्षमताओं का विकास करने के लिए जो अवसर है वो पर्यावरण से ही मिलना चाहिए। तो ये किसने कहा था? ये लैंडिस एंड लैंड ने कहा था। यहाँ लैंडिस एंड लैंड की आपको एक और बात इम्पॉर्टेंट है वो याद करना ज़रूरी है। इन्होंने कहा था कि जो सीड मल्टीप्लाई लैंड इक्वल टू क्रॉप, ये इन्होंने डेवलपमेंट को लेकर कहा था कि सीड मल्टीप्लाई लैंड इक्वल टू क्रॉप। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका क्या मानी है। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता मानव की पशु रूप में व्याख्या करती है, तो कौन सी इनमें से ऐसी चीज़ है मानव की प्राणी रूप में व्याख्या करता है? ये भी लैंडिस एंड लैंड का कथन है, इसको आपको फिल करना है। तो इसका आई होप कि आप सभी ने सही आंसर टिक करा होगा। इसका आंसर है वातावरण, कि अनुवांशिकता मानव की पशु रूप में व्याख्या करता है लेकिन वातावरण मानव की प्राणी रूप में। अगला क्वेश्चन हमारा है बिंज ईटिंग, एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा इनमें से क्या है?
क्या ये फिजिकल डिसऑर्डर हैं, क्या ये सेक्सुअल डिसऑर्डर हैं, क्या ये ईटिंग डिसऑर्डर हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो नाम आपको दिख रहे हैं, बिंज ईटिंग, एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा, ये सारी के सारी ईटिंग डिसऑर्डर हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द कॉग्निटिव प्रोसेस इन विच द चाइल्ड एडजस्ट हिमसेल्फ टू द एनवायरनमेंट इज, वो कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके तहत बच्चा खुद का वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है, एडजस्ट करना स्टार्ट करता है। तो इसका जो आंसर है वो है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम है क्या, इसको थोड़ा ज़रा समझ लेते हैं। इक्विलिब्रियम जैसे हमारे साथ कोई प्रॉब्लम, जैसे हमारे दिमाग में कोई पहले से स्कीमा बना हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे सामने कोई उस चुनौती या समस्या आ जाती है तो कहीं ना कहीं हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो जो कन्फ्यूजन में आना है वो है डिसइक्विलिब्रियम में आना, और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम बहुत सारे समाधान को ढूंढते हैं, और जैसे ही हमें कोई ना कोई करेक्ट समाधान मिल जाता है उसको हम अपनी सिचुएशन में अप्लाई करके उस सिचुएशन से बाहर निकल के आ जाते हैं। तो जो बाहर निकलना है वो है इक्विलिब्रेशन में आना। तो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में आना ही इक्विलिब्रियम कहलाता है। सॉरी, डिसइक्विलिब्रेशन से इक्विलिब्रेशन में आना आपका इक्विलिब्रियम कहलाता है। और जो असिमिलेशन है और अकोमोडेशन है, ये और प्लस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी ही पियाजे की दी हुई टर्म है। तो ये थे हमारे 15 बेहतरीन क्वेश्चन आज के। और जाते जाते मैं आपको एक ऐसा बोनस क्वेश्चन दे जाना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे लास्ट क्वेश्चन में आपने कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, तो ये हमारा बोनस क्वेश्चन भी पियाजे की संज्ञानात्मक थ्योरी से रिलेटेड है, जिससे आपका भी संज्ञानात्मक विकास हो। तो अगला जो हमारा बोनस क्वेश्चन है वो है व्हाट जीन्स इज टू द बायोलॉजिकल हेरिडिटी। इसका मतलब है जो जीन्स का संबंध बायोलॉजिकल हेरिडिटी से है, तो मीम इज टू डैश हेरिडिटी। तो मीम का संबंध किस हेरिडिटी से माना जाता है? मीम अगर मैं आपको एलेबोरेट करूँ तो क्या है, जैसे आपने सोशल मीडिया पे कई सारे फ़ोटोज़ वगैरह देखे होंगे जिनको हम मीम्स बोलते हैं कि इनका मीम्स आया है उनका, तो ये उसी से संबंधित है। आई होप इसका आंसर आप खुद से ढूंढेंगे, खुद से लगाएंगे, और कमेंट बॉक्स में वो आंसर आप ज़रूर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।